नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में स्वागत है। आज हम लोग 69 बीपीएससी को लेकर मेंस के रिगार्डिंग कंप्लीट गाइडेंस क्या होना चाहिए, किस हिसाब से पढ़ना चाहिए, कहाँ से पढ़ना चाहिए और किस डायरेक्शन में पढ़ना चाहिए, उस पर हम लोग डिटेल में बात करेंगे। डिटेल में मतलब हर एक चीज़ को कोशिश करेंगे इसमें जोड़ने की। दो चीज़ों को अलग से बात करना पड़ेगा, उसको हम लोग अगले दिन बात करेंगे। एक है निबंध, क्योंकि ये बहुत ही डिटेल है, और दूसरा है आपका पीटी। इसको हम लोग अलग से किसी दिन बात करेंगे, इस पर आज हम लोग बात नहीं करेंगे क्योंकि उनके लिए अलग वीडियो ही चाहिए होता है। ज़रूरत से ज़्यादा लंबा हो जाएगा ये तो फिर खींच जाएगा, आप ही को दिक्कत हो जाती है। किन किन चीज़ों पर आज हम लोग बात करेंगे, शुरू से अंत तक देखिएगा वीडियो को। पहले ही बता देता हूँ सिलेबस क्या होता है। दूसरा, हम लोग क्वेश्चंस को देखेंगे, पैटर्न पकड़ने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा एनालिसिस कर लेंगे कि फैक्ट और एनालिटिकल दोनों तरह के सवाल आपसे पूछे गए हैं। तीसरा, हम लोग बुक्स और कहाँ से पढ़ना चाहिए और किस प्रकार से, सबसे इम्पोर्टेंट है कि किस प्रकार से पढ़ना है आपको टाइम मैनेज करके। अभी आज तारीख है 19 तारीख है, 19 मई से 30 सितंबर आपके पास समय है। और 30 सितंबर से जब पीटी हो जाएगा तो नवंबर लास्ट में या दिसंबर में, मोस्ट प्रोबेबली दिसंबर में आपका मेंस एग्जामिनेशन होगा। तो 19 मई से हम लोग समय बांट कर चलेंगे, 19 से 30 जुलाई और 30 जुलाई से 30 सितंबर, 2 महीने कंप्लीट पीटी के लिए हम लोगों को रखना ही पड़ेगा, क्योंकि पीटी एग्ज़ाम अब आसान नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि 1/3 जब निगेटिव लाया जाएगा आपका, तो उससे क्या होगा, सवाल, मेरे हिसाब से सवालों का स्तर जो है वो बढ़ाया जाएगा और 4 ही ऑप्शन रहेंगे। मोस्ट प्रोबेबली ऐसा हो सकता है नोटिफिकेशन में कि पीटी एग्ज़ाम 200 मार्क्स का कर दिया जाए, जैसे यूपी में होता है कि 150 सवाल और 200 मार्क्स का, क्योंकि 1 नंबर के सवाल में 1/3 कट ऑफ, ये थोड़ा सा जायज़ नहीं बैठता है। ये मेरा अनुमान है, अनुमान नितांत गलत हो भी सकता है, मुझे कोई उसमें वो नहीं करना है कि नहीं गारंटेड सही होगा। ओके, अब आते हैं आज के मुद्दे पर। सबसे पहली बात जो 68वीं बीपीएससी के मेंस के बाद निकल कर आया है, एक फोबिया का माहौल बन रहा है कि एग्जामिनेशन का बिल्कुल ही ऐसा हो गया है कि अब क्रैक ही नहीं कर सकते हैं। यूपीएससी जैसा हो गया है। यूपीएससी भी एक एग्ज़ाम ही होता है, आपके जैसे हमारे जैसे ही 2 पैर 2 हाथ वाले लोग देते हैं। कोई आइंस्टाइन महोदय आकर इस एग्ज़ाम को नहीं देते हैं। अगर लेवल अप हो गया है बीपीएससी का, तो आपके पास 2 ही ऑप्शन बनता है, या तो इस लेवल अप के हिसाब से आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कीजिए, या तो पढ़ाई छोड़ दीजिए। यही तो कर सकते हैं। अगर यूपीएससी का लेवल हो भी गया, नहीं हुआ है वैसे तो, यूपीएससी में 20 सवाल बहुत ही अलग तरह के होते हैं, उससे कंपेयर नहीं करना चाहिए। ना तो निबंध यूपीएससी की ज़रा देखिए जाकर, और इसके देखिए, आपको अंतर दिखेगा। मैं एक बार बस ये बताना चाहता हूँ कि अगर मान लीजिए टफ भी क्वेश्चन आ गया है, तो क्या इसका मतलब ये बनता है कि हम पैनिक हों? नहीं बनता है ना। आप ऑफिसर बनने वाले हैं तो सबसे पहला चीज़ तो यही होता है कि किसी भी सिचुएशन में सबसे पहला चीज़ क्या करना होता है, कॉन्फिडेंस तो रखना ही होता है कि हाँ भाई समस्या ये है, अब इसका समाधान क्या होगा। मैं मोटिवेशनल लेक्चर देने नहीं आया हूँ, हम लोग मुख्य मुद्दे पर ही जाएंगे, उससे पहले ये बताना ज़रूरी था। तो इसी समाधान की हम लोग केवल और केवल बात करेंगे। समस्याएं सभी को पता है, क्वेश्चंस को देखते हैं, उसमें से थोड़े बहुत चीज़ों को निकालने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि क्या कितने ऐसे क्वेश्चन थे जिसको बिना पढ़े सामान्य समझ की मदद से सॉल्व किया जा सकता था। सामान्य समझ जो होता है किसी भी चीज़ का, उसके बदौलत सॉल्व किया जा सकता था। उससे पहले एक चीज़ और मैं बताऊँ, क्या बताना है, तो वो है कि कुछ बच्चे, कुछ स्टूडेंट्स अपनी परिस्थितियों को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान रहते हैं कि मैं तो गांव में रहता हूँ, मैं तो कोचिंग नहीं करता हूँ, मैं ये नहीं पढ़ती हूँ, मैं विवाहित हूँ, वगैरह वगैरह। सभी के जीवन में समस्याएं होती है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं मेरे जो स्विगी और जोमेटो में काम करते हैं, वो भी अपने तरह से प्रयत्न करते हैं। आपकी जो परिस्थिति है, हो सकता है वो परिस्थिति किसी के लिए सपना हो कि मैं उस तरह के लाइफ ही जीऊँ। तो इसलिए परिस्थितियों का रोना बंद करके अगर तैयारी करनी है तो तन मन धन से कीजिए। हर चीज़ को एक्सक्यूज नहीं बनाना होता है, समस्याओं को लेकर हमेशा बैठा नहीं रहना होता है, समाधान की बात करनी होती है।
आपको लगता होगा कि मेरे पास संसाधन नहीं है, तो बहुत सारे लोग ऐसे वर्किंग भी होते हैं जो छोटी मोटी जॉब करते हैं, बैंक की तो बात छोड़ ही दीजिए, छोटे मोटे जॉब करते हैं, लेकिन फिर भी लगे हुए हैं कि हो जाएगा तो सब कुछ बदल जाएगा इस उम्मीद में। तो अगर आपके पास वो विल पावर है तभी आप सर्वाइव कर पाएंगे इस फील्ड में, वरना अगले साल हो सकता है कुछ अलग सवाल मिले, उससे अगले साल हो सकता है कुछ अलग सवाल मिले, तो सोर्स को कब तक फॉलो करते रहेंगे। पहला चीज़ क्या होता है, विल पावर, वो होना चाहिए। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब चलते हैं सवालों को देखते हैं एक एक करके। पहले सिलेबस, फिर सवाल को देखेंगे, फिर हम चलेंगे एनालिसिस, फिर बुक, फिर पढ़ना कैसे उन चीज़ों पर। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन ज़रूरत है इस वीडियो का, मुझे पता है आप लोग सभी को। ओके, देखते हैं सिलेबस। सिलेबस के महत्वपूर्ण टॉपिक को नोट कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ऐसी गलती की है कि सिलेबस ही नहीं देखा है अभी तक। क्या है GS1 का सिलेबस में क्या लिखा हुआ है कि भारत का आधुनिक इतिहास व भारतीय संस्कृति, इंडियन कल्चर लिखा हुआ है, भारतीय संस्कृति लिखा हुआ है, भारतीय संस्कृति लिखा हुआ है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व का घटना चक्र। बहुत सारे लोगों ने 68वीं BPSC के बाद कम से कम 25 बार मैसेज किया होगा कि IR कहाँ से पढ़ें, IR कहाँ से पढ़ें। IR से एक सवाल पूछा गया है पूरे 68वीं BPSC में, जिसको लेकर इतना हवा बनाया है आप लोगों ने, वो भी G20 से पूछा गया, जिसकी बहुत ज़्यादा चर्चा थी। एक सवाल मात्र पूछा गया, शॉर्ट और लॉन्ग को मिलाकर IR में एक सवाल मात्र पूछा गया। दिखाऊंगा मैं अभी पेपर को क्या लिखा हुआ, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटना महत्वपूर्ण घटना चक्र, मतलब कि नेशनल, इस पर भी अधिक ध्यान देना है, इसी पर अधिक ध्यान देना है। IR में तो आप 10-15 टॉपिक पढ़ के जाएंगे, उसमें से एक टॉपिक आपका फंस जाएगा, उसको लिख कर आ जाइएगा। मुख्य रूप से नेशनल जो करंट अफेयर है उस पर ध्यान फोकस रखना है अपना। अगला क्या है, DI है। DI में एक ही चीज़ आपका काम आएगा, वो है क्या, आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए। अच्छी का मतलब क्या होता है, गलतियां नहीं करना है, और सिंपल कैलकुलेटर अलाउ होता है एग्जामिनेशन में। सिंपल कैलकुलेटर की मैं बात करूँ, साइंटिफिक नहीं। वहाँ पर आप लेकर जाके DI को लिए एक ही सोर्स काम करता है, वो क्या है कि PYQ जो है उसको बैठकर प्रैक्टिस कीजिए। और DI का महत्व बढ़ गया है, ध्यानपूर्वक देखिएगा वीडियो का अंत तक। क्यों, क्योंकि हो सकता है आपके करंट में एक सवाल छूट जाए, लेकिन DI में 66 नंबर का जो सवाल होता है उसको आप तन मन धन से सॉल्व करके आएंगे, तो वहाँ पर एक्यूरेसी अगर होगा तो 66 का 66 नंबर मिल सकता है, या इससे ज़्यादा नंबर का अगर पूछा जाता है तो उससे ज़्यादा नंबर भी मिल सकता है। इसलिए DI को जो लोग इग्नोर करते हैं, ऐसी गलती मत कीजिएगा। बहुत ही आसानी से आपको 60-70 नंबर मिल जाता है, जो कम नहीं होता है। कहाँ से मिल जाता है, बस PYQ को खूब अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं होना चाहिए। परसेंटेज, रेशियो, इन सब का भी अगर नॉलेज है, गुना भाग अच्छे से कर लेते हैं, तो DI को आप आसानी से कर ले जाएंगे। उसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है 30 मार खान वाला। ओके, GS2 में क्या लिखा हुआ है, भारतीय राज व्यवस्था। पॉलिटिकल साइंस नहीं लिखा हुआ है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। गवर्नेंस लिखा हुआ है, इंडियन गवर्नेंस। राज व्यवस्था लिखा हुआ है। पॉलिटिकल साइंस बिल्कुल अलग टॉपिक होता है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, भारतीय राज व्यवस्था। अभी डिटेल में भी हम लोग जाएंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत का भूगोल। इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी लिखा हुआ है, और भारत का भूगोल लिखा हुआ है। इंडियन ज्योग्राफी लिखा हुआ है। वर्ल्ड ज्योग्राफी से आपसे सवाल नहीं पूछे जाएंगे मेंस एग्जामिनेशन में। भारत के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका और प्रभाव, ये जो प्रभाव शब्द लिखा हुआ है ना, इसी से इस बार बहुत सारे सवाल बनाए गए हैं। अब थोड़ा सा डिटेल में GS1 को देखते हैं। इन्होंने क्या बोला है कि आधुनिक भारत तथा बिहार के विशेष संदर्भ के इतिहास में भारतीय संस्कृति के अंतर्गत लगभग 19वीं शताब्दी के मध्य से लेकर देश के इतिहास की रूपरेखा के साथ साथ गांधी, रविन्द्रनाथ और नेहरू जी से संबंधित प्रश्न भी सम्मिलित होंगे। 3 व्यक्तित्व के नाम लिखे हुए हैं। इन 3 में से एक सवाल हर साल पूछा जाता है, लॉन्ग फॉर्म में पूछा गया अभी तक तो, और इस बार भी रविन्द्रनाथ टैगोर जी से सवाल पूछा गया है। इन तीनों व्यक्तित्व के जीवन को और भी अगर आपको थिंकर पढ़ना हो तो स्पेक्ट्रम की थिंकर की बुक आती है। स्पेक्ट्रम की थिंकर की बुक आती है, पतली छोटी सी साइज में होती है, लेकिन बहुत अच्छी बुक होती है, उसमें से आपको मिल जाएगा। यूट्यूब पर भी कुछ लोगों ने पढ़ाया है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर जी, नेहरू जी के अलावा आप डॉक्टर अंबेडकर, JP जयप्रकाश नारायण
डॉक्टर लोहिया। क्यों? क्योंकि बिहार में समाजवादी का सरकार हमेशा से रहा है। तो इन 3 को भी कम से कम ज़रूर पढ़ कर जाएँ। ये आपको एग्जामिनेशन में भले ही काम ना आए, लेकिन निबंध लेखन और बाकी जगह पर ज़रूर काम में आएगा। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा सब कुछ। आगे बढ़े हम लोग। अगला क्या लिखा हुआ है? बिहार के आधुनिक इतिहास मॉडर्न हिस्ट्री के संदर्भ में प्रश्न इस क्षेत्र में पाश्चात्य शिक्षा प्रौद्योगिकी शिक्षा के आरंभ और विकास से पूछे जाएंगे। आपसे क्या पूछा जाएगा कि बिहार में टेक्निकल एजुकेशन का जो डेवलपमेंट हुआ है उसके संबंध में आपसे सवाल पूछे जाएंगे। और इस बार भी एक सवाल पूछा गया था सिलेबस में से, इसी टॉपिक को उठाकर पूछा गया था आपसे। आपको मैं दिखाने वाला हूँ अभी सभी कुछ, ध्यान से देखते जाइएगा पहले अंत तक। अगर सिलेबस नहीं ढंग से पता होगा, सिलेबस याद हो जाना चाहिए आपको मेंस एग्जामिनेशन का। सिलेबस नहीं पता होगा तो आप आगे की तैयारी नहीं कर सकते हैं। ओके, अगला है कि इसमें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बिहार की भूमिका संबंधित प्रश्न रहेंगे। ये मुख्यतः संथाल विद्रोह, बिहार में 1857 का बिरसा का आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन से प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षार्थियों से आशा की जाती है कि मौर्य काल तथा पाल काल की कला और पटना कलम चित्रकला की मुख्य विशेषताओं से परिचित होंगे। अब इसमें से सवाल इस बार कहाँ कहाँ से पूछा गया है? मौर्य काल भी पूछा गया है आपका, पटना कलम भी पूछा गया है, और 1857 के 1850 के बाद के इतिहास में से कुछ और टॉपिक से भी सवाल पूछे गए हैं। उसके बाद से DI की बात की गई है। GS1 का हिस्ट्री का सिलेबस कंप्लीट हो गया अपना, ये तो कंप्लीट हो गया, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। अब प्रश्न पर चलते हैं GS2 का पहले सिलेबस देखने के बाद। GS2 में क्या लिखा हुआ है कि भारतीय राज्य व्यवस्था संबंधित खंड में भारत तथा बिहार की राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित प्रश्न होंगे। भारत और बिहार की राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित प्रश्न होंगे। पॉलिटिकल सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है पॉलिटिकल सिस्टम में आपका सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद से कार्यपालिका और विधायिका, इन्हीं तीनों को मिलाकर पूरा का पूरा पॉलिटिकल सिस्टम बनता है। अब इनसे जुड़े हुए सवाल आपसे पूछे जाएंगे। अगला क्या है कि भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत तथा बिहार के भूगोल से संबंधित खंड में भारत की योजना, भारत के भौतिक, आर्थिक व सामाजिक भूगोल से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। भौतिक, आर्थिक और सामाजिक भूगोल। सामाजिक भूगोल का मतलब क्या होता है? जैसे शहरीकरण से सवाल पूछा गया है आपसे, तो ये क्या है? ये सामाजिक भूगोल का भाग है। भारत के विकास में विज्ञान व प्रौद्योगिकी का महत्व, बार बार मैं कह रहा हूँ, भारत के विकास में विज्ञान व प्रौद्योगिकी का महत्व, यानी कि ये करंट अफेयर हो गया, प्लस स्टैटिक जो डेवलपमेंट हमारे देश में हुआ है टेक्नोलॉजी का, उससे जुड़े हुए सवाल आपसे पूछे जाएंगे। तीसरे खंड में प्रश्न पूछे जाएंगे जो भारत तथा बिहार में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के महत्व के बारे में उम्मीदवार की जानकारी की परीक्षा करेंगे। इसमें प्रायोगिक पक्ष पर बल दिया जाएगा। प्रायोगिक का मतलब क्या होता है? जिस चीज़ का उपयोग होता है आस पड़ोस में, जीवन में, समाज में, सोसाइटी में, गवर्नेंस में, उसके उपयोगिता पर बल दिया जाएगा। आपसे एप्लीकेशन बेस्ड सवाल पूछे जाएंगे कि हाँ भाई ये बताओ कि ये जो भारत में हो रहा है इसका क्या एप्लीकेशन हो सकता है। ये सिलेबस पूरा कंप्लीट हो गया, एक एक चीज़ मैंने सिलेबस का समझा दिया है। ओके, विद इन द लाइन देखने की कोशिश कीजिएगा। जैसे अगर उसने लिखा है आर्थिक भूगोल, तो आर्थिक भूगोल में क्या आएगा? एक सवाल इस बार पूछा गया है बिहार के भूगोल को अर्थ से जोड़कर। बिहार से सवाल अभी मैं दिखाने वाला हूँ, तो वो सवाल क्या है? आर्थिक भूगोल का, जिसमें बोला गया कि बिहार के कृषि, बिहार के वन उपज और बिहार के खनिज, इनसे जुड़े हुए क्षेत्र को दर्शाना भी था और ये भी बताना था कि इन क्षेत्रों में हमने कैसे प्रगति की है और कैसे क्या हमारा इसमें डेवलपमेंट हो रहा है। ये आर्थिक भूगोल का सवाल था। सिलेबस समझ में आ रहा है, दिख रहा है सामने कौन कौन से टॉपिक हैं। आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा सा प्रश्न को देखते हैं। एनालिटिकल प्रश्न हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, बस मैं ये बताऊंगा कि एनालिटिकल प्रश्न कौन से थे और फैक्चुअल प्रश्न कौन से थे। भारत में गत्यात्मक धर्मनिरपेक्षता नहीं पता हो सकता है, 90% लोगों को छोड़ कर आ सकते थे, कोई ऐसा नहीं है। सेकुलरिज्म में अगर आप लिख देंगे तो 7 में से 2 नंबर तो दे ही देगा। हर साल प्रश्न में कुछ ऐसे रहेंगे ही एग्जाम में सवाल जिनमें आपको 100% कॉन्फिडेंस नहीं होगा, या तो उसके बारे में कहीं कहीं से कुछ सुना होगा या आधा सवाल पता होगा, आधा नहीं पता होगा। सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम है, 20 के 20 सवाल आप एक ही जैसे नहीं लिखेंगे। किसी सवाल को बहुत अच्छा लिखेंगे, किसी सवाल को एवरेज लिखेंगे, किसी सवाल को खराब लिखेंगे। ऐसे ही रियलिस्टिक दुनिया चलती है। अगला क्या है? भारतीय राजनीति में
भारत में क्षेत्रीय राजनीति अपनी भूमिका निभाती है, व्याख्या कीजिए। ये एनालिटिकल सवाल है। एनालिटिकल का मतलब क्या होता है? विश्लेषण आधारित सवाल है। इसमें कुछ भी ऐसा फैक्ट नहीं है जो आपको पता होना चाहिए तभी आप लिख सकते हैं। जो रीजनल पॉलिसीज होती है, पॉलिटिक्स होती है, वो किस प्रकार से अपना भारत में रोल अदा करती है, इसके बारे में आपको बताना था। अगर आप थोड़ा अवेयर हैं, चारों तरफ देखते हैं, पॉलिटिकल सिस्टम की जानकारी है, दुनिया में क्या घटित हो रहा है, देश में क्या घटित हो रहा है, तो इसको आप लिख सकते हैं। और शॉर्ट में लिखना था, 1 से 1.5 पेज। इसमें एग्जाम्पल, अलग अलग राजनीतिक दलों का करंट अफेयर्स एग्जाम्पल जोड़ कर आप इसको लिख सकते थे। ऐसे के जैसे था ये टॉपिक, लेकिन शॉर्ट में लिखना था काफ़ी। इसमें कुछ भी ऐसा फैक्ट नहीं था। ओके, अगले सवाल पर चलते हैं कि भारत में संविधान में सकारात्मक, ये डीपीएसपी से सवाल हो गया। डीपीएसपी का आपको आर्टिकल वगैरह पता होना चाहिए तभी आप लिख सकते हैं। फैक्ट बेस्ड सवाल था, ये भी फैक्ट बेस्ड है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पूर्णावलोकन क्षेत्राधिकार को स्पष्ट कीजिए। न्यायिक पूर्णावलोकन अगर आपको नहीं पता होगा तो आप नहीं लिख सकते हैं इस सवाल को। अगला क्या है, इसको फिर से बोलते हैं क्या? विश्लेषण आधारित एनालिटिकल सवाल। बिहार ने पिछले दशक में अपनी राजनीतिक संस्कृति में सुधार देखा, उदाहरण सहित दीजिए। किसी भी बुक में आपको नहीं मिलेगा। ये आपकी अपनी विश्लेषण की क्षमता होगी, जिसमें आप ये गौर करेंगे कि पिछले 10 सालों में क्या क्या बिहार में परिवर्तन हुए हैं, तो उसको आप अनुभव करके, ऑब्जर्व करके लिख सकते हैं। इसमें कुछ भी फैक्ट नहीं था, किसी भी बुक में आपको नहीं मिलेगा, कोई मास्टर भी नहीं पढ़ाएगा आपको। ये आपकी अपनी क्षमता होती है। जब आप इतने सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, करंट अफेयर को पढ़ते हैं, तो आपसे उम्मीद करता है कि थोड़ा सा विश्लेषण करके आप इस सवाल को शॉर्ट फॉर्म में लिखिए। विश्लेषण पर ही आधारित ये सवाल था। आगे बढ़ें। अगला सवाल है क्षेत्रीय परिषद। क्षेत्रीय परिषद पूरी फैक्ट बेस्ड, नहीं पता होगा तो नहीं लिख सकते हैं आप। फैक्ट बेस्ड सवाल था ये। अगले सवाल पर चलते हैं। ये भी एनालिटिकल सवाल है। क्या है कि जाति भारतीय राजनीति में एक भूमिका निभाती है, और ये बीपीएससी PYQ से पूछा गया है। प्रीवियस ईयर में इस प्रकार के सवाल बीपीएससी में पूछे गए हैं। 64वीं, 63वीं, 65वीं का पेपर उठाकर देखिए, वहाँ पर आपको सवाल मिल जाएंगे जाति आधारित। दशकों में इसके कामकाज में बदलाव आया है। आप पिछले कई दशक में इसकी बदलती भूमिका को कैसे देखते हैं? क्या विकास का तर्क जाति के चरित्र को कमज़ोर करता है? अपने कारण दीजिए। बुक इस लैंग्वेज में इसको नहीं लिख सकते थे। एनालिसिस बेस्ड सवाल था ये। ओके, अगला सवाल क्या है? भारत में वैश्विक व्यापार के संबंधों की जांच कीजिए। पूरी फैक्ट बेस्ड सवाल, नहीं पता होगा तो नहीं लिख सकते हैं इसको। ओके, अगला सवाल क्या है? फरवरी 2021 में, देखिए ये सवाल देकर बहुत सारे लोग डरे कि क्या होता है क्या नहीं। टेली डेंसिटी का मतलब क्या होता है? किस एरिया में कितने मोबाइल फ़ोन और फ़ोन वगैरह काम करे, उसी को टेली डेंसिटी कहा जाता है। ओके, घनत्व कहा जाता है टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन का घनत्व, यानी कि ज़्यादा लोग वहाँ पर उपयोग कर रहे हैं। ये बताया गया कि रिपोर्ट आया था 2022 में, जिसमें क्या हुआ, टेली डेंसिटी बिहार का कम था। इन्होंने आपसे रिपोर्ट नहीं पूछा है। वैसे बिना रिपोर्ट पता होने का आप इसको लिखने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि लॉन्ग फॉर्म का सवाल है, तो आप लिखेंगे क्या इसमें। लेकिन इन्होंने आपसे पूछा है कि ये जो टेली डेंसिटी कम है, इसके कारणों को बताइए। क्यों बिहार में अभी भी फ़ोन उपयोग करने वाले लोगों की संख्या कम है, इसके कारण बताइए और इसका समाधान बताइए। इसका समाधान क्या हो सकता है? क्या इसमें कोई ऐसा फैक्ट था? मान लीजिए आपको रिपोर्ट नहीं पता है, तो भी आप कारण और समाधान तो लिख सकते हैं। उसमें कारण आपको सोचकर लिखना पड़ेगा। हर साल इस प्रकार के प्रश्न आएंगे। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ये फरवरी 2022 का करंट पूछा है। करंट तो उसने पूछा ही नहीं है। उसने बता दिया है कि टेली डेंसिटी जो है ये कम है बिहार में। इसके कारण बता दीजिए आप मुझे नहीं जानना कि रिपोर्ट में क्या आया था क्या नहीं, और इसको सुधार कैसे करना है ये बता दीजिए आप मुझे नहीं जानना कि कैसे क्या होता है, क्या रिपोर्ट था, क्या फैक्ट है, मुझे नहीं जानना। आप मुझे कारण और सुधार बता दीजिए। इस सवाल में, सवाल देखने में भले ही टफ था, लेकिन अगर मूल सवाल को देखेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ, कारणों को इंगित कीजिए, इसका क्या प्रभाव है, स्थिति में सुधार के लिए उठाए जा सकने वाले कदमों की जांच कीजिए। कारण, प्रभाव और सुधार, इन 3 चीज़ों के बारे में पूछा गया था। आपसे रिपोर्ट नहीं पूछा गया था, ये ध्यान रखिएगा। अगले सवाल पर चलते हैं। ये एनालिटिकल बेस्ड सवाल था, इसमें सोचकर आप लिख सकते थे। ये नीली अर्थव्यवस्था के बारे में पता होगा तो लिख लेंगे, नहीं तो नहीं लिख पाएंगे। कच्चे माल आधार पर बिहार में वन उद्योग, यही है। किससे सवाल है? ये आर्थिक भूगोल का सवाल है। आर्थिक भूगोल इसी को कहा जाता है। ओके, देखिए क्या लिखा हुआ है, सवाल को पढ़ सकते हैं आप। ये इकोनॉमिक भूगोल से है। अगर बिहार की ज्योग्राफी पता होगी तभी आप इस सवाल को अच्छे से हल कर सकते हैं। इकोनॉमिक सर्वे पता होगा तभी आप हल कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हैं। अगला सवाल क्या है? विशुद्ध रूप से ऐसे आधारित सवाल जिसको कहीं से भी पढ़ के नहीं लिखना है, बस 2-4 एग्जाम्पल चाहिए था कि भारत के परिप्रेक्ष्य में तकनीकी प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण से आप क्या समझते हैं। स्वदेशीकरण हर रोज़ ही पेपर में शब्द लिखा रहता है, वहाँ से शब्द बना के पूछ लिया कि तकनीकी का स्वदेशीकरण का क्या मतलब है। भाई, तकनीक का स्वदेशीकरण का मतलब यही होता है कि देश में तकनीक डेवलप हो।
किस क्षेत्र में तकनीक डेवलप हो, तो रक्षा के क्षेत्र में हो, उसके बाद स्पेस के क्षेत्र में हो, मेडिकल के क्षेत्र में हो, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हो, पर्यावरण के क्षेत्र में हो, सोशल से संबंधित हो, इकोनॉमी के क्षेत्र में हो, जो आजकल फिनटेक वगैरह चल रहा है, एजुकेशन के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो। तो ये सोचने वाला सवाल कहीं अधिक था। ये सोचने की शक्ति कहाँ से डेवलप होगी? पढ़ के होगी, सिलेबस को कंप्लीट करके होगी। हम लोग उस पर भी आएंगे धीरे धीरे। ओके, अगला सवाल क्या है? ये बढ़ती परमाणु एनर्जी के बारे में लिखना था। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, तभी आप लिख सकते हैं। उसके बाद मैक्सिमम सवाल जो थे ये किससे थे? ये आपका मैक्सिमम सवाल जो था वो आपका फैक्ट बेस पूछा गया था। लेकिन ये सवाल जो है इसमें फिर से वही पूछा गया है कि ग्रामीण और शहर में जो डिजिटल विभाजन है उसको कैसे कम कर सकते हैं। ये एनालिटिकल बेस्ड सवाल था। ये विशुद्ध रूप से फैक्ट बेस्ड सवाल है। द्विध्रुवीय क्या होता है, इंडियन ओशन डाइपोल क्या होता है, यहाँ से सवाल पूछा गया था। अगले पर चलते हैं हम लोग। साइंस टेक में इंटरनेट से पूछा एक सवाल शॉर्ट में पूछा गया है। अगला सवाल देखिए क्या पूछा गया है। बिहार में प्रौद्योगिकी आधारित आधुनिकीकरण पर एक नोट लिखिए। ये कहीं भी नहीं मिलता है आपको, किसी बुक का भाषा में नहीं लिख सकते। आप जो करंट पढ़ते हैं बिहार से संबंधित या योजनाएं पढ़ते हैं उसको जोड़ कर इसमें लिखना था। पता होगा तो लिख लेंगे, नहीं तो लिखने में आपको दिक्कत आएगी। GS1 की बात करें तो GS2 की बात करें, दोनों में ही आपको इसी तरह के सवाल देखने को मिले हैं। ओके, सवालों को देखकर क्या निकला, एक बार क्रक्स पर बात कर लेते, फिर हम लोग कहाँ पर चलेंगे, बुक्स वगैरह और कैसे पढ़ना चाहिए उस पर चलेंगे। पहला चीज़ क्या निकला है सवालों को पढ़कर कि आपके फैक्ट्स प्लस एनालिसिस, ये दोनों पक्ष काफ़ी मजबूत होने चाहिए। मजबूत का मतलब काफ़ी मजबूत होना चाहिए। आपको चीज़ों की समझ होनी चाहिए। जब मैं आपसे बोलूँगा कि भाई डिजिटलीकरण हो रहा है देश का, तो आपको पता होना चाहिए कि डिजिटलीकरण का मतलब क्या होता है। जब मैं आपको बोलूँ कि बिहार में औद्योगिक डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, तो आपको फैक्ट के साथ पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है। जब मैं आपको बोलूँ कि अभी भारत में जो है वो राजनीतिक पार्टियाँ जो हैं, विपक्षी राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो अभी भी एक नहीं हो पा रही हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि भारत में अभी भी जो लोकतांत्रिक ढांचा है वो उतना मजबूत नहीं हुआ है कि विपक्षी पार्टियां अपने अपने क्षेत्र के मुद्दे को छोड़कर एक मुद्दे पर एक होकर किसी बड़ी पार्टी का सामना कर पाएँ। ये खुद से डेवलप होता है। कैसे डेवलप होता है उस पर भी आएंगे हम लोग। जब मैं आपको बोलूँगा कि हमारी इकोनॉमी में जो है, हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था जो है, इसमें सेवा सेक्टर का योगदान तो अधिक है, लेकिन नौकरी कृषि सेक्टर में ज़्यादा मिलता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सेवा सेक्टर क्या होता है और कृषि सेक्टर क्या होता है, और इसका समाधान क्या हो सकता है। इसका समाधान ये हो सकता है कि कृषि के सेक्टर में जब अधिक लोग काम कर रहे हैं तो इसमें निवेश को बढ़ाया जाए, इसमें बहुत ही ज़्यादा पब्लिक और सरकार दोनों के निवेश को बढ़ाया जाए, प्रोडक्टिविटी बढ़ाया जाए, जिससे यहाँ पर जो अधिकांश जनता काम कर रही है उनकी आय अच्छी हो जाए। ये क्या बोलते हैं, इसको विश्लेषण बोलते हैं। मैंने आपको 2 ही फैक्ट दिए कि सेवा सेक्टर में कम लोग काम करते हैं लेकिन इसका इकोनॉमी में योगदान बहुत बड़ा है। कृषि में बहुत अधिक लोग काम करते हैं लेकिन इकोनॉमी में इसका योगदान कम है, यानी कि प्रोडक्टिविटी कम है। 100 लोग मिलकर 20 रुपया का मात्र उत्पादन करते हैं, यहाँ पर 10 लोग मिलकर 1000 रुपया का उत्पादन करते हैं। तो ये असमानता है, ये एनालिटिकल पावर है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। समझ में आ रही है चीज़ें जिस एनालिटिकल पावर की मैं बात कर रहा हूँ, एनालिसिस करने की चीज़ों को। अगर मैं आपसे बोलूँगा कि बिहार में जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है उस पर नोट लिखिए, तो आपको क्या देखना पड़ेगा कि बिहार सरकार ने किन किन क्षेत्रों में डिजिटलीकरण को बढ़ावा दिया है। सामाजिक क्षेत्रों में किस तरह से बढ़ावा दिया है। सामाजिक का मतलब क्या होता है, एजुकेशन, हेल्थ, ये समाज के इशू होते हैं। महिलाओं संबंधित इशू, इनमें किस प्रकार से बढ़ावा दिया है। इकोनॉमी में किस प्रकार से डिजिटलीकरण को बढ़ावा दिया है, ये आपको देखना पड़ेगा। अब चलते हैं बुक्स और किस प्रकार से कहाँ से पढ़ना चाहिए उन चीज़ों पर। ओके, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा चीज़ों जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक एक चीज़ पर भी हम डिटेल में बात करेंगे। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, इसकी चिंता मत कीजिएगा। सबसे पहले अपने पास समय कितना है इस चीज़ को देखते हैं। ये मैं डराने के लिए नहीं बता रहा हूँ, ये मैं किसके लिए बता रहा हूँ, ताकि आपको पता तो चले कि हाँ भाई कितना समय है अपने पास। 19 मई है, 30 जुलाई तक, यानी कि आपके पास 71 डेज़ हैं इस बीच में।
लगभग में 10 सप्ताह है, मात्र 10 सप्ताह के करीब में बचा हुआ है 30 जुलाई तक। हमने डिवाइड किया हुआ है 19 मई से 30 सितंबर, क्योंकि एटलीस्ट 60 दिन, 59 से 60 दिन तो पीटी के लिए आपको पढ़ना ही पड़ेगा। पीटी आसान नहीं होने वाला है अगला 69 का, क्योंकि उन्होंने 5 ऑप्शन से 4 ऑप्शन कर दिया, फिर से पीटी का पैटर्न बदल दिया है, तो उसको लेकर थोड़ा सा दिक्कत होगा। पीटी आसान नहीं होगा। हम लोग सिलेबस पढ़ कर जाएंगे अच्छे से तो आपका पीटी आसानी से हो जाएगा। इसको तो हमने रिजर्व रखा हुआ किसके लिए? पीटी एग्ज़ाम के लिए। आपके पास मेंस के लिए अभी कितना दिन बचा हुआ है? 71 दिन बचा हुआ है। मेंस और पीटी दोनों की तैयारी इसमें आसानी से हो जानी चाहिए। 71 दिन प्लस और हैं दिन अपने पास, लेकिन वो तब होगा जब आप पीटी पास करेंगे। 30 सितंबर को अगर पीटी का एग्ज़ाम होता है तो मेंस जो है वो दिसंबर में मोस्ट प्रोबेबली होना चाहिए। तो यानी कि लगभग में 2 से 2.5 महीने आपको यहाँ पर भी मिलेगा। 60 दिन इसमें और आप जोड़ सकते हैं, जिसमें जो आपको मिलेगा तभी जब आप यहाँ पर अच्छे से परफॉर्म करेंगे, तभी वो 60 दिन आप यूटिलाइज कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। 68वीं बीपीएससी से पहले एक बच्चे ने फ़ोन किया कि 20 दिन पहले, मात्र मेंस से 20 दिन पहले, कि मुझे बता दीजिए कि मैं क्या पढ़ूं जिससे हो जाए। तो मेरे मन में आ रहा था मैं बोलूँ भगवत गीता पढ़िए, सद्बुद्धि मिलेगी, और तो आपके पास कोई ऑप्शन रहा नहीं है अब। तो इस तरह से समय ना निकल जाए, इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि ध्यानपूर्वक अभी से ही कंप्लीट करने की कोशिश कीजिएगा। 10 सप्ताह है, 71 दिन के करीब में हैं आपके पास, जिसको आप जैसे डिवाइड करना चाहें 7-7 दिन करके पीरियड में डिवाइड कीजिए तो वो ज़्यादा सही रहेगा। एक एक सब्जेक्ट को लेकर या 2-2 सब्जेक्ट को लेकर, और पढ़ाई के आवर 10 आवर तो मिनिमम रखना ही पड़ेगा अगर वाकई देना है तो। मजाक तो है नहीं कि बिना पढ़े देंगे और हो जाएगा, ऐसा कुछ भी घटित नहीं होने वाला है। कॉन्फिडेंस 2 आधारों पर होता है। पहला होता है पढ़ने के आधार पर, दूसरा होता है हवा में आधार पर, कि बस है हवा में कि हाँ जाएंगे हम, फोड़ के आ जाएंगे। वैसा स्वप्न लोकीय दुनिया कुछ भी संभव सिविल सर्विसेज में कम से कम नहीं होता है। 71 दिन को आपको बांटना पड़ेगा। उसके बाद से 30 जुलाई से लेकर 30 सितंबर 2 महीने कम से कम रिजर्व रखिएगा सिर्फ और सिर्फ पीटी एग्जामिनेशन को लेकर, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, टेस्ट सीरीज, करंट एमसीक्यू अलग अलग और एनसीईआरटी एमसीक्यू, या जो भी संभव होगा एमसीक्यू को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, सीखेंगे, सब कुछ करेंगे। अब आते हैं अपने सबसे पहले GS 1 के मुद्दे पर। GS 1 में इस बार जो पूछा गया है 14 सवाल आपको लिखना था, 2 DI को छोड़कर लिखना था, जिसमें 4 लॉन्ग थे। यानी कि सबसे पहला फोकस किस पर होना चाहिए? टाइम मैनेज करने पर एग्जामिनेशन में। टाइम मैनेज तब होगा जब आपके पास कंटेंट होगा। कंटेंट कहाँ से आएगा? जब आप पूरा सिलेबस कम से कम पढ़ कर जाएंगे तभी आपका संभव हो पाएगा। आंसर राइटिंग के लिए बहुत सारे वीडियो गाइडेंस में अपलोड कर चुका हूँ, बेसिक से एक आंसर राइटिंग के लिए। अब अगर आप सीखना ही शुरू करेंगे तो थोड़ी सी तकलीफ़ होगी आपको, क्योंकि आंसर राइटिंग अब तक आपको आ जाना चाहिए था। 12 फरवरी से मैं बोलते बोलते मई तक आ गया हूँ। इसमें पहला भाग है अपना हिस्ट्री का, दूसरा भाग है करंट का, तीसरा है DI का। DI के लिए PYQ पढ़ना है, बार बार मैं बता चुका हूँ, और कुछ भी नहीं करना है। हिस्ट्री में मॉडर्न 1850 के बाद का इतिहास के हर टॉपिक, स्पेक्ट्रम इम्पोर्टेंट टॉपिक वाले वीडियो मिल जाएगा। 1850 के बाद जो भी इम्पोर्टेंट जो भी टॉपिक है छोटे से बड़े हर टॉपिक को पढ़िएगा। सभी विद्रोह जो 1850 के बाद हुए हैं, सभी सुधार जो 1850 के बाद हुए हैं, 1858 का एक्ट, 1861 का एक्ट, 1892 का एक्ट, 1909 का एक्ट, 1919 का एक्ट, 1935 का एक्ट, इन सबको पढ़ना है। और क्या पढ़ना है? जैसे 1850 के बाद डलहौजी का ने क्या किया, कैनिंग ने क्या किया, रिपन ने क्या किया, लॉर्ड लिटन के समय में क्या हुआ, स्टैची आयोग क्यों बनाया गया था, अकाल से जुड़ा हुआ आयोग है भाई, ये क्यों बनाया गया था, महात्मा गांधी का क्या योगदान है, नेहरू जी का क्या योगदान है, कांग्रेस का क्या योगदान है, गरम दल का, नरम दल का, सारा टॉपिक सीक्वेंस में पढ़िएगा। एक दिस से 1850 से शुरू करना है और कहाँ तक जाना है? 1947 तक। मोस्ट प्रोबेबली 1962 तक भी पढ़ सकते हैं आप, लेकिन 1947 तक तो पढ़ना ही है। सवाल मैक्सिमम वहीं से पूछे जाएंगे। हो सकता है 1947 के बाद का भी इतिहास कुछ पूछ ले, जैसे पंचवर्षीय योजना वगैरह से पूछ ले, तो वो इकोनॉमिक में आप लोग पढ़ते हैं। ओके, अगला क्या है? अब इसे पढ़ने का सोर्स क्या होगा? पढ़ने का सोर्स देखिए, पीटी और मेंस दोनों में आपका काम आएगा 12th का मॉडर्न हिस्ट्री
ओल्ड मॉडर्न हिस्ट्री जो होता है वो आपका पीटी और मेंस दोनों में ही काम आएगा। वहाँ से भरपूर सवाल पीटी में भी पूछे जाएंगे और मेंस में भी मैक्सिमम सवाल वहाँ से पूछा जाएगा। लेकिन मेंस के लिए थोड़ा सा अलग से पढ़ना होता है, तो बीएल ग्रोवर की बुक बेस्ट होती है, उसको आप पढ़ सकते हैं। स्पेक्ट्रम में आपको टॉपिक एक सीक्वेंस में मिल जाता है, तो स्पेक्ट्रम से आप टॉपिक देखकर उसको डिटेल में बीएल ग्रोवर वगैरह से पढ़ सकते हैं। लेकिन 12th का ओल्ड एनसीईआरटी तो मस्ट है। अगर आप इसको ढंग से पढ़ लेंगे तो आपको पीटी एग्जामिनेशन मॉडर्न के सवाल गलत नहीं होते हैं। सोर्स एक ही रखना है इन्हीं सब में से, बाकी और किसी भी चीज़ को नहीं पढ़ना है। मॉडर्न का एनसीईआरटी 12th का ज़रूर पढ़िए, सवाल वहाँ से पूछे ही पूछे जाएंगे और बहुत ही अच्छे वे में कहानी के जैसे है, 1 से 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, वो इतना आसान है। ओके, बीपीएससी सिलेबस टॉपिक जो मैंने ऊपर दिखाया वो तो आपको पढ़ना ही है। बिहार, रवींद्रनाथ टैगोर, नेहरू जी, वो सब तो पढ़ना ही है जो ऊपर मैंने दिखाया। उसके अलावा 1850 के बाद के इतिहास को क्रम में एक एक टॉपिक को पढ़ना है। मुश्किल से आपको 2 सप्ताह लगेंगे इसको पढ़ने में, या 1 सप्ताह लगेगा। अगर ढंग से पढ़ेंगे तो 1 सप्ताह में कंप्लीट हो जाता है GS1 का हिस्ट्री का सेक्शन। आर्ट एंड कल्चर में इंडियन संस्कृति दिया हुआ है, भारत की संस्कृति लिखा हुआ है, तो 11th का जो आर्ट एंड कल्चर की बुक आती है फाइन आर्ट का, उसको आप पढ़ सकते हैं। लेकिन इसमें मुख्य फोकस किस पर रखना है? एंशियंट जो आर्ट होते हैं उस पर मुख्य फोकस रखना है, उस पर मुख्य फोकस रखना है। नृत्य संगीत के बारे में नहीं पढ़ेंगे तो भी चल जाएगा। गुहा, मंदिर, इन सब के बारे में, मूर्ति आर्ट, इन सब के बारे में पढ़ना ही चाहिए, वहाँ से सवाल पूछ सकता है। हो सकता है अगली बार गंधार आर्ट से पूछ ले, गंधार कला, मथुरा कला क्या होता है भाई मूर्तियों का, और अमरावती कला क्या होता है मूर्तियों का, इससे जुड़े हुए सवाल पूछ ले, ऐसा हो सकता है। ओके, अगले पर चलें। अगला सेक्शन क्या है इसमें GS1 में? इसमें है अपना करंट अफेयर का सेक्शन, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये करंट अफेयर का सेक्शन सिर्फ GS1 में ही नहीं है, ये GS2 में भी है और निबंध में भी हो सकता है। इसमें एग्जाम्पल आपको काम में आ जाए। करंट अफेयर के लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि हर मंथ में एक कोई मैगजीन ज़रूर पढ़िए और डेली न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़िए। इन्हीं 2 से आपका करंट अफेयर तैयार हो जाता है, बस और कुछ भी नहीं पढ़ना है। एक अगर मंथली मैगजीन पढ़ेंगे तो इससे GS1, GS2 इन दोनों के करंट अफेयर, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, ज्योग्राफी, जितने जो टर्मिनोलॉजी चर्चा में रहते हैं, साइंस एंड टेक, उन सब के करंट अफेयर आपका कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि GS1 और GS2 का 50 से 60% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि स्टैटिक पोर्शन भी करंट से ही रिलेट करके पूछे जाते हैं। एक स्टूडेंट का सवाल था कि स्टैटिक को करंट से कैसा जोड़ा जाए, ये बता दीजिए मुझे। तो ये आपको न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते ही आएगा। अगर मैं चर्चा करूंगा कि हाँ भाई इस नैनो चिप का आविष्कार हुआ है, तो उसको आप जोड़ेंगे कहाँ से? ये साइंस एंड टेक का अपना टॉपिक हो गया। उसको आप जोड़ेंगे कि जैसे मैंने बोला नैनो यूरिया, तो ये किस में आएगा? ये नैनो टेक्नोलॉजी का भाग और ये आपके सिलेबस का पोर्शन है, इससे आप जोड़ सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि जो कानून मंत्री हैं उन्होंने पत्र लिखा था सुप्रीम कोर्ट को कि आप मुझे जजों की नियुक्ति में भारत सरकार को भी शामिल करना चाहिए, तो इसको आप कहाँ से जोड़ेंगे कि हाँ भाई ये GS2 का टॉपिक है और ये पढ़ते पढ़ते ही डेवलप होगा। ये न्यायिक पूर्णावलोकन के तहत आ जाएगा, ये आर्टिकल 50 के तहत आएगा, शक्तियों का पृथक्करण के तहत आएगा कि जो भारत सरकार है उसका न्यायपालिका से पूर्ण रूपेण पृथक्करण होगा, कोई उनका योगदान नहीं होना चाहिए न्यायाधीशों के चयन में। ये आपको पढ़ते पढ़ते ही सीख के आएगा, जब आप सिलेबस पूरा पढ़ेंगे उसके बाद। ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। जो आप करंट अफेयर डेली न्यूज़पेपर पढ़ेंगे वो आपका निबंध में, GS में, PT में, GS2 में सब में काम आएगा। विजन मंथली पढ़ सकते हैं, क्रॉनिकल। इस एग्ज़ाम से पहले मुझे लगता था कि क्रॉनिकल बेस्ट रहेगा क्योंकि उसमें फैक्ट्स भी रहते हैं PT के रिगार्डिंग, लेकिन यकीन मानिए विजन का जो मैगजीन आता है, ख़ासतौर से 365 मेंस वगैरह के जो आते हैं टॉपिक, उसमें बहुत ही शानदार एनालिसिस रहता है उसका, वैसा मार्केट में कोई भी अवेलेबल नहीं होता है। इसलिए विजन 365 मेंस के रिगार्डिंग जो आता है, जून जुलाई में भी एक आता है, उसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। ज़रूर का मतलब ज़रूर फॉलो करना है। उससे आपका क्या होगा, 6 से 9 महीने का पूरा करंट डिटेल में एनालिटिकल व्यू से और फैक्चुअल व्यू से दोनों से कंप्लीट हो जाता है। मैगजीन भी मैंने बता दिया है। PT के रिगार्डिंग तो हम लोग PT से पहले पढ़ेंगे ही, मैगजीन को MCQ करेंगे ही, लेकिन ये मेंस के लिए है मुख्यतः। ओके,
आईआर के लिए जो आप इसको पढ़ेंगे उसी में से आपका हो जाएगा। आईआर को ज़्यादा वैल्यू नहीं देना है क्योंकि इससे सवाल एक आज पूछेगा, हो सकता है अगले साल 2 पूछ ले, लेकिन जो आप मैगजीन पढ़ेंगे विजन का तो उसमें आईआर का भी काफ़ी सारा रहता है पोर्शन, एक पोर्शन ही रहता है हर मंथ मैगजीन में, जिसको आप फॉलो करके पढ़ सकते हैं। मंथली एक मैगजीन पढ़िए विजन का, ऑनलाइन फ्री में हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। और जब 365 का मैगजीन आता है तो उसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका पूरा रिवाइज हो जाता है। यही मंथली से कुछ अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक को उठाकर 365 विजन में डाल दिया जाता है। ये चीज़ क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए यहाँ तक। अगला होता है प्रैक्टिस करने के लिए आप PYQ का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ से सवाल प्रैक्टिस करके आपका अच्छा खासा हो जाएगा। GS2 पर चलते हैं। सिलेबस मैं पढ़ा चुका हूँ। इसमें सवाल कितने थे? 20 सवाल लिखने थे इस बार एग्ज़ाम में, जिसमें से 5 लॉन्ग थे, वेरी टफ। 4 घंटे लिखेंगे अगर आप अपने स्पीड में लिखेंगे तो 4 घंटे तो कम से कम लगना ही है इसमें आपको पूरा पेपर लिखने में, क्योंकि ये उतना आसान नहीं था। ऊपर से अगर आपके पास कंटेंट नहीं होगा तो और भी ज़्यादा कठिन होगा। कंटेंट क्यों नहीं होता है इस पर ही बात कर लेते हैं। कंटेंट एक ही कारण से नहीं होता है, जब आपको टॉपिक के बारे में नहीं अंदाज़ा होता है तो आपके पास कंटेंट नहीं होगा। जब आप चीज़ों को जोड़ नहीं पाते हैं तो आपके पास कंटेंट नहीं होता है। जब पॉलिटी का एग्जाम्पल कोई मिल जाता है, जैसे मान लीजिए अभी कहाँ पर सरकार बनी है, तो कांग्रेस की सरकार बनी है कर्नाटका में, उसको अगर आप पॉलिटी में जोड़ेंगे तो थोड़ा सा आपको पता चलेगा कि इससे संघवाद का चैप्टर जुड़ सकता है कि जब एक ही पार्टी की सरकार होती है तो एक मोनोपोली चलती है भारत सरकार की कि हम जो बोलेंगे वही तो पार्टी भी करेगी, क्योंकि एक ही पार्टी है। लेकिन कर्नाटक में बीजेपी की सरकार, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार आ गई तो इससे संघवाद मजबूत हो सकता है। दोनों पार्टियां मिलकर काम करेंगी। भारत सरकार क्या करेगा, राज्य सरकारों को भी कुछ अधिकार देगा, तो इससे संघवाद मजबूत होगा। ये आपको जोड़ना आना चाहिए। समझ में आ रही है चीज़ें? जैसे मान लीजिए तमिलनाडु है, वहाँ पर किसकी सरकार है? DMK की सरकार है, तो क्षेत्रीय पार्टी की सरकार है। और केरल है, वहाँ कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है। अब मान लीजिए कल को यूपी में भी अलग सरकार हो जाती है, लेकिन केंद्र में बीजेपी ही रहती है, तो क्या होगा? केंद्र सरकार की जो अपनी मोनोपोली चलती थी राज्यसभा में भी, वो भी कमज़ोर हो जाएगा। अब जैसे कर्नाटक कांग्रेस जीती है, तो कांग्रेस सिर्फ कर्नाटक ही नहीं जीती है, उसका राज्यसभा में भी सीटों में उसका योगदान आने वाले समय में बढ़ जाएगा, क्योंकि राज्यसभा के सदस्य कहाँ से चुन के आते हैं? तो वो भी विधानसभा के सदस्य द्वारा ही चुने जाते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, जोड़ना आना चाहिए चीज़ों को। और टॉपिक जब पढ़ लेंगे तभी जाके आपके कंटेंट की कमी पूरी होगी। पढ़ते पढ़ते पूरी होगी, हवा में पूरी नहीं होगी। ओके, अगला क्या है? पॉलिटी के लिए एक ही बुक को फॉलो कीजिए। अगर आपने अभी तक NCERT नहीं पढ़ा है तो अब मत पढ़िए, समय है ही नहीं आपके पास। लक्ष्मीकांत पढ़ सकते हैं, इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है गाइडेंस वीडियो में, वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ लक्ष्मीकांत को तन मन धन से पढ़ लीजिए, बस आपका पॉलिटी में एक एक सवाल सॉल्व हो जाएगा। स्टैटिक और करंट से बस उसको जोड़ना आना चाहिए, जो हम लोग आंसर राइटिंग के फॉर्म में सीखेंगे। करंट के लिए बस विजन, ऊपर जो मैंने बताया विजन सभी समस्या के समाधान है आपके, पॉलिटी का, इकोनॉमी का, IR का, ज्योग्राफी का, साइंस एंड टेक का। उसमें जो भी करंट के टॉपिक होंगे वो सब आपको एक ही जगह मिल जाता है, एक ही मैगजीन में मिल जाता है। ओके, अगला क्या है? डेली न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ना है। इससे भी आपका पॉलिटी में बहुत सारा टॉपिक कवर हो जाएगा। और फैक्ट्स और एनालिसिस दोनों आना चाहिए आपको। ऊपर मैंने दिखाया है, जैसे जाति आधारित चीज़ें जो पूछी गई है वो एनालिसिस है, वो आपको खुद से ऑब्जर्व करना पड़ेगा। हो सकता है अगली बार कुछ और पूछा जाए, लेकिन वो चीज़ पढ़ाया नहीं जाता है, वो आपको जो इतना सारा पढ़ते हैं उनके आधार पर आपको एनालिसिस तैयार करना होता है, खुद ही सोच कर लिखना होता है उनको। तो लेखन शैली और सोचने समझने की क्षमता आपकी अच्छी होनी चाहिए। एनालिटिकल पावर डेवलप करना ही पड़ेगा, और वो पढ़ते पढ़ते ही डेवलप होता है। ओके, अगले इकोनॉमिक्स पर चलते हैं। इकोनॉमिक्स के लिए 2 सोर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। एक तो भारत सरकार का बजट है, योजनाएं जो आई हैं, कोई नीति फेमस है तो वो ज़रूर पूछेगा। नीति का मतलब क्या होता है? एक्ट बना के पारित किया जाता है। जैसे राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति इस बार पूछा है, तो हो सकता है अगली बार राष्ट्रीय दूरसंचार नीति पूछ ले, जो भारत सरकार ने 2021-22 में बनाया है। और ये कोई करंट अफेयर नहीं होता, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जो हर साल ही इंपॉर्टेंट रहता है, भले ही वो 2021 में वो टॉपिक आया हो। तो विजन को अगर आप फॉलो करेंगे तो उसमें आपको ये सब चीज़ें मिल जाती हैं। वो पिछले 2 साल 3 साल के इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करके करवाता है। बिहार बजट और बिहार इकोनॉमिक सर्वे आपका मुख्य जान होगा। इकोनॉमिक्स मेंस को लेकर मैं कह रहा हूँ, मुख्य आपका यही होगा। इकोनॉमिक्स का
इकोनॉमिक सर्वे का इंपॉर्टेंट चैप्टर का मैं टिक लगा के वीडियो बोल रहा हूँ। मैंने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया था इंपॉर्टेंट टॉपिक का टिक लगाकर। उसको कम से कम अगर आप फैक्ट्स बेस तैयार कर लेंगे या उसका बस आइडिया पॉइंट को नोट डाउन कर लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इकोनॉमिक्स के एक एक सवाल आप सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, खेल बन जाएगा आपके लिए इकोनॉमिक्स अगर सर्वे को ढंग से पढ़ लिया है। और बेसिक स्टैटिक कहाँ से पढ़ना है तो दृष्टि की जो बुक आती है क्विक रिवीजन इकोनॉमिक्स की, उसको आप पढ़ सकते हैं। या 12th में जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का भाग है, मैक्रो व्यष्टि अर्थशास्त्र है, उसको आप पढ़ सकते हैं। वहाँ से आपका आसानी से हो जाएगा। मैक्रो इकोनॉमिक्स की मैं बात कर रहा हूँ, मैक्रो इकोनॉमिक्स में बात कर रहा हूँ। ओके, स्टैटिक में कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जहाँ से सवाल बनते ही बनते हैं, जैसे SDG। ये अगर सवाल नहीं बनेंगे तो आप इसको भरपूर मात्रा में यूज़ कर सकते हैं। बेरोजगारी पूछा तो SDG चिपका के आ जाओ तो भी नंबर मिल जाते हैं। कृषि से सवाल जरूर पूछता है, बेरोजगारी से पूछ सकता है और समानता से पूछ सकता है। ये सब पूरी प्योर टॉपिक होता है इकोनॉमिक्स का, इनसे सवाल जरूर पूछे जाते हैं। इन सब के बारे में आंसर राइटिंग कर कर रख लीजिए फैक्ट और डेटा के साथ, एक सवाल नहीं छूटेगा आपका इकोनॉमिक्स में। बिहार सरकार ने बेरोजगारी को कम करने के लिए कौन कौन सी योजनाएं चलाई हैं, कृषि से संबंधित कौन कौन सी योजनाएं हैं, असमानता को कम करने के लिए कौन कौन सी योजनाएं हैं, क्या होता है असमानता, लॉरेंज वक्र क्या होता है, उसके बाद से गिनी गुणांक क्या होता है, ये स्टैटिक पोर्शन होता है, ये आपको बुक में मिल जाएगा। करंट में जो चर्चा में योजनाएं रहती उनको जोड़िए, इकोनॉमिक्स का पूरा कंप्लीट हो जाता है। न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो टर्मिनोलॉजी आपका क्लियर तो मैं ही करवा दूंगा डेली न्यूज़पेपर डिस्कशन में। ओके, भूगोल पर आते हैं। आप भूगोल के लिए एकमात्र बुक फॉलो कीजिए। अगर NCERT नहीं पढ़ा है अभी तक तो मत पढ़िए, समय बिल्कुल नहीं है आपके पास। दृष्टि की जो क्विक बुक आती है भूगोल का, अगर उसको आप पढ़ लेंगे या कोई और बुक अगर आपके पास है तो उसको अगर पूरा पढ़िए का मतलब पूरा पढ़िए। फिजिकल ज्योग्राफी जो होता है और इंडियन ज्योग्राफी जो होता है, कम से कम इसको कंप्लीट पढ़िए, तभी आपका मेंस में एक भी सवाल नहीं छूटेगा। समझ बन जाएगी भूगोल की तो एक भी सवाल नहीं छूटेगा। वर्ल्ड ज्योग्राफी से सवाल PT में पूछे जाते हैं, मेंस में नहीं पूछे जाते हैं। और जो भी ज्योग्राफी का आपके PT में भी सवाल पूछे जाएंगे वो एक बुक से ही कंप्लीट हो जाएगा, वो है दृष्टि का क्विक बुक, वहाँ से कंप्लीट हो जाएगा, एक भी सवाल नहीं छूट सकता है। NCERT अगर आपने पहले पढ़ा है तो बहुत ही अच्छा काम किया आपने। जो लोग 12 फरवरी से मेहनत कर रहे हैं NCERT पढ़ के, यकीन मानिए गोल्डन एरा आने वाला है आपका। जो आपने NCERT पढ़ा है वहीं से सवाल पूछे जाएंगे। जिन लोगों चूक गए हैं अब उनके पास जो समय बचा है उसी में इसको पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। आपदा प्रबंधन, शहरीकरण, पर्यावरण, जल संरक्षण, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। ये जब आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो आपकी सोच खुद डेवलप हो जाएगी कि जल संरक्षण कैसे किया जाता है। और बाकी करंट में जो टॉपिक चर्चा में होता है उसी से सवाल पूछे जाएंगे। ओके, जैसे चक्रवात चर्चा में है तो आपसे पूछ लेगा कि ये चक्रवात जो आया था, तो चक्रवात को डेवलप होने के लिए कौन कौन से कारण चाहिए, उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्या होता है, उपोष्णकटिबंधीय चक्रवात क्या होता है। ये स्टैटिक पोर्शन आपसे करंट से जोड़कर पूछा जा सकता है। तो करंट अगर हम अच्छे से करेंगे तो ज्योग्राफी का हिस्सा भी अपना कंप्लीट हो जाएगा। साइंस में साइंस एंड टेक है तो इसमें करंट बस आपको पढ़ना है। बाकी सिलेबस में जो मैंने बताया है भारत और बिहार में इकोनॉमिक सर्वे डेवलपमेंट साइंस का, वहाँ से आपका पूरी बन जाता है। और इसमें कुछ भी नहीं होता है करंट में। जो नैनो टेक्नोलॉजी जो सिलेबस में लिखा हुआ है उनको बस आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। भारत और बिहार सरकार के जो साइंस से संबंधित योजनाएं आती हैं, नीति आयोग का अटल इनोवेशन मिशन साइंस से संबंधित है। देश में स्टार्टअप को बढ़ावा देना है, रिसर्च को बढ़ावा देना है, उससे उठा के आपसे सवाल पूछा गया है। करंट का टॉपिक है जिसको साइंस एंड टेक में पूछा गया है, या इकोनॉमी में भी जोड़ सकते हैं, वो कहीं भी जुड़ सकता है। इतना इंपॉर्टेंट अटल इनोवेशन मिशन है। UPSC ने 2019 में उसको पूछा था। इंडियन ओशन डाइपोल UPSC ने 2017 में पूछा था। इसलिए मैं बोलता हूँ कि PYQ को अगर सीरियसली फॉलो करेंगे तो आपका बहुत सारा टॉपिक तैयार हो जाता है। कंप्लीट मैंने समझाने की पूरा कोशिश किया है और सिलेबस, प्रश्न, पैटर्न सब कुछ। गाइडेंस में अब एक ही चीज़ बचता है, क्या है वो, पढ़ते कितना ज़्यादा हैं आप। ओके, आज जैसे उठा लिया, सुनिएगा गौर से, वीडियो समाप्त होगा उससे पहले का अंतिम है ये। आज जैसे हिस्ट्री से शुरू किया, मुझे मॉडर्न हिस्ट्री पिछले अगले 3 दिन में कंप्लीट करना है पढ़कर। 2 घंटे क्वेश्चन के आंसर राइटिंग पर दीजिए, बाकी 8 घंटे पढ़ने पर समय लगाइए। आंसर राइटिंग की बस हमें इतना होना चाहिए कि अशुद्धियाँ ना हो और लिखना आता हो। कंटेंट आपके पास होगा तो 3 आवर आपको कम नहीं पड़ेगा। 20 सवाल लिखने की प्रैक्टिस एग्जामिनेशन से पहले जो 3 महीना मिलेगा उसमें हम लोग कर लेंगे। अभी हमें मुख्य रूप से किस पर फोकस करना है, GS को काफ़ी मजबूत कर लेना है, जो आपका कहाँ पर काम आएगा, PT में भी काम आएगा और मेंस में भी काम आएगा।
करंट अफेयर के लिए विजन 365 पढ़ सकते हैं जब वो आएगा तब। अभी से मंथली मैगजीन विजन पढ़ना शुरू कर दीजिए। पॉलिटी इकोनॉमी में उसके सभी चैप्टर को नहीं पढ़ना है, विजन के उसमें जो इकोनॉमी का सेक्शन उसमें सभी टॉपिक को नहीं पढ़ना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़िएगा। जब आपका स्टैटिक अच्छा होगा तभी वो समझ में भी आएगा। बाकी न्यूज़पेपर डिस्कशन में मैं आपको बहुत सारा टॉपिक क्लियर करवा कर दूंगा, उसकी चिंता मत कीजिएगा। फिर भी अगर आपको कहीं पर कोई दिक्कत हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, मैं वहाँ पर आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। थोड़ा समय लग जाता है रिप्लाई देने में, लेकिन रिप्लाई ज़रूर दूंगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आंसर राइटिंग कैसे करनी होती है इसका वीडियो अपलोड है। हर इशू को मैंने कोशिश किया है इसमें एड्रेस करने की। फिर भी कुछ अगर छूट गया है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, अगले वीडियो में उसको कंप्लीट करवा दूंगा। ओके, थैंक यू सो मच आप सभी का देखने के लिए।